नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर के शोर शराबे पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने यूपी के टॉप अफसरों को लाउड एंड क्लियर ऑर्डर दिया है कि जहां भी अवैध लाउड स्पीकर हो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ एक्शन भी लेगी योगी सरकार। जी हां, रमजान और बाकी त्योहारों को देखते हुए योगी ने प्रशासन को अलर्ट रहने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा सीएम योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाशी होगी और जांच के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि कानून के बावजूद लाउड स्पीकर की आवाज पर अब तक काबू क्यों नहीं है? आखिर कौन है वो लोग जो लाउड स्पीकर पर नियम को नहीं मान रहे हैं? और अवैध घुसपैठियों पर कौन कर रहा है सियासत? ठोकेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल। मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज हमारे साथ के शर्मा जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। फराज किदवई साहब रहेंगे, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। एमआईएम से प्रवक्ता जुनैद खान हमारे साथ होंगे। विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस्लामिक स्कॉलर शेख अलीमुद्दीन असादी साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ बस कुछ ही पलों में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट। कानपुर में एक भी रोहिंग्या जिसने कहीं से भी आधार कार्ड भी बनवा लिया होगा, चाहे राशन कार्ड भी बनवा लिया होगा, उसको कानपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। नियम है, हर सबके लिए एक नियम है। वो किसी धर्म में और मजहब में कोई भेद नहीं करता। नियम बने हुए हैं, हर राज्य सरकार के पास वो नियम है। नियमानुसार सबको चलना चाहिए। हर जोन में इनकी लिस्टेड हो रही है, रोहिंग्या हैं में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। जांच करा करके इनको शहर से बाहर किया जाए। लाउड स्पीकर पर अजान होना चाहिए। अब ये लोग भजन करते हैं मंदिरों में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तमाम मंदिर वहाँ से नहीं हट रहे, खाली मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है कि मस्जिदों से हम हटाएं। अजान को कोई ना रोक पाया, ना कोई रोक पाएगा। हम लोगों को उतनी मौत अजीज है जितनी आपको जिंदगी। माइल्ड आवाज में कहे हटाना सही नहीं है, हटाना तो सही नहीं है। चलिए अब इस संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट शुरू करते हैं। मैंने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा ही दिया है। के शर्मा जो हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे सबसे पहला सवाल। के शर्मा जी, इस रिपोर्ट में कुछ नौजवान मुस्लिम भाई कह रहे थे कि मौत हमें उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी, और अजान कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल यह है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या अब भी इस बात को लेकर असमंजस है कि कहीं लाउड स्पीकर बहुत लाउड चल रहे हैं, उन्हें उतरवाया जाए? अवैध लाउड स्पीकर अब भी कहीं अगर लगे हैं तो ये तो फिर प्रशासन की नाकामी हुई। इस पर अब जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, क्या कहेंगे आप? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब योगी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार चालू हुई, सभी लोगों से योगी जी ने संपर्क किया था और सभी लोगों के सहयोग से एक निर्णय लिया था कि लाउड स्पीकर पर नियंत्रण होगा। ठीक बात। और मैं बधाई देता हूं कि सभी धर्म के लोगों ने, जो जिनके यहाँ इसका ज़्यादातर उपयोग होता है, चाहे वो, मैं विशेष धर्म की बात भी नहीं करूँगा जी, और मंदिर हो या कुछ भी हो, सब जगह लोगों ने इसको स्वीकारा और वहाँ के साउंड को, जो एक्स्ट्रा साउंड थे, उसको कम किया और बड़े उसका स्वागत हुआ। सभी धर्म विशेष के प्रमुख लोगों ने स्वागत किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और हम स्वतः इस पर अपना संज्ञान लेकर और इस काम को करेंगे। बार बार इसका उदाहरण भी दिया जाता रहा। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए। जी जी। सबने इसको माना भी, लेकिन कुछ लोग हैं जो समय के साथ अपना, कभी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बहुत तेजी से बज रहे हैं,
बिल्कुल नहीं, बहुत लोगों ने नियंत्रित किया है, सभी धर्म के लोगों ने किया। मैं सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा सामंजस्य बनाकर इसको पूरा किया। लेकिन ये एक सतर्कता, बार बार जब कानून कोई का विषय आता है, जब कोई प्रशासन चलाता है, तो बार बार हिदायतों को रिपीट किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि बीच में यदि किसी ने मान लो गलती से कुछ कर दिया या कोई कह दिया है, तो वो फिर अपने कंट्रोल करे। क्योंकि जो त्यौहार सामने आ रहे हैं, विशेषकर होली आ रहा है, होली के दिन ही शुक्रवार है, सब नमाज भी है, तो कई तरह के आपने देखे बीच में लोग कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, जो मौकों का फायदा उठा के और राज्य में दंगा कराकर या कुछ कराकर राज्य के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, सौहार्दता सद्भावना को खत्म करने की कोशिश। इसमें समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, उसके लोग ये चाहते हैं कि ऐसा स्थिति हो। लेकिन मैं विशेष रूप से समाजवाद की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि यही बाद में उसका न्याय करने के लिए उस पूरे विषय का राजनीतिकरण भी करते हैं और फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार निष्फल है। अब मैं एक बात पूरी कर दूं, क्योंकि आपके दर्शकों को पूरी बात पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि अदर बात में भटकाव। ठीक है, कर दीजिए बात। तो अब दूसरी बात, जब इसमें ये चीजें बार बार रिपीट की जाती है, कानून व्यवस्था रिपीट होती है, उसके रिहर्सल्स भी होते हैं, उसमें डायरेक्शंस को भी रिपीट किए जाते हैं कि आप ये चीज का संज्ञान रखें। मैंने पहले ही बधाई दी है सभी धर्म के लोगों को जिन्होंने उस बात को स्वीकारा। अब तीसरी बात क्या है, अभी इन्होंने जो बैठक की उसमें केवल एक विषय पे बात नहीं हुई है। जो अभी बयान आपने सुना है कुछ युवा लड़कों के, एक धर्म विशेष के, उन बेचारों की गलती नहीं है, उनको इनके ये जो नेता हैं ना, ये सिखाते हैं कि आप ऐसी भाषा बोलिए। क्योंकि मेरे पास वो पूरे रिपोर्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, जिसमें क्या क्या हिदायतें रिपीट की गई हैं। उसमें मंदिरों की साफ सफाई की बात है, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात है, अवैध टैक्सी स्टैंडों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की बात है, स्ट्रीट वेंडर्स को भी वो करने की बात है, और सभी धर्म स्थलों का जिक्र किया गया। सभी धर्म स्थलों मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ। और उसमें ये भी कहा गया है कि शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस निकले उसकी भी पूरी समन्वय की बात है। तो ये सारे जो है डायरेक्शंस दिए गए, तो इसको किसी एक धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, पहली चीज। अब तीसरी बात आती है कि जो आपने कट्टरतापूर्ण बयान दिखाया, इसके लिए मैं कहता हूं कि उस धर्म विशेष के, अब मुझे उस धर्म का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर उस धर्म का आपने जिक्र किया, नहीं तो मैं इसमें बिल्कुल हिंदू मुसलमान करने का पक्षधर ही नहीं हूं। मैं मानता हूं क्योंकि कानून व्यवस्था हिंदुओं के लिए जितनी उतनी मुस्लिमों के लिए, सबके लिए बराबर। लेकिन ये जो पर्टिकुलर्स कुछ लोगों ने इस तरह का जो बयान जारी करते हैं, यही लोग वो अराजक तत्व हैं, और इनको सिखाया जाता है कि आप ऐसी बयानबाजी कीजिए ताकि पूरा माहौल खराब हो। और फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए अच्छा जुड़ गए। फराज किदवई साहब, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा कह रहे हैं कि इस तरीके के अराजक तत्वों को समाजवादी पार्टी का इशारा और बढ़ावा दोनों मिलता है। जब सभी धर्मों की बात की गई है कि भाई ना मंदिर पे लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजेगा, ना मस्जिद पे बजेगा, तो फिर केवल एक धर्म को लेकर के ही बयानबाजी क्यों होती है, राजनीति क्यों की जाती है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि शांति और सौहार्द बना रहे? अनुराग जी, सबसे पहले तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं? अब पूछिए क्यों? जी आप इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, कारण बताइए। आप इस्तीफा इसलिए दे दीजिए कि पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर्स पर अभी तक कंट्रोल ही नहीं हो पाया। तो जिम्मेदारी तो शायद अनुराग मुस्कान जी की है। अनुराग मुस्कान जी, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप ये कर ही नहीं पाए। मतलब कि मुझे नहीं समझ में आता है अनुराग जी, मुझे जो है आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हंसी भी आ रही है, दोनों। अप्रैल का महीना शुरू नहीं हुआ अभी। अप्रैल का महीना शुरू नहीं। अरे मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा फराज किदवई साहब, ये बताइए, मैंने तो के शर्मा जी से सबसे पहला सवाल पूछा था कि 2017 से योगी जी की सरकार है, अगर अवैध लाउड स्पीकर अब भी टंगे हैं तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, पर इससे मेरे इस्तीफे का क्या लेना देना, ये बताइए। कह दिया ना ऊपर का माला। अब जब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आप ही इस्तीफा दे दिए, कोई तो इस्तीफा दे कम से कम अनुराग जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं अनुराग जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एडवाइजर्स हैं उनसे प्लीज मुझे एक बार मिलवा दिए, उनको मैं धन्यवाद दे दूं। और उनको मैं इसलिए धन्यवाद दे दूं कि उनके एडवाइजर्स को जो करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा नहीं है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास।
तो मतलब इनके जो अनुराग जी एडवाइजर्स हैं वही हमारा काम कर देंगे और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम के आगे पूर्व यही लोग लगवा देंगे। हम लोग को ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, एक बच्चा भी कह सकता है कि जिससे इस प्रदेश के लाउड स्पीकर ना संभल रहे हों वो 25 करोड़ की आबादी को संभालेगा। अब आ जाते हैं ऑन अ सीरियस नोट इन्फिल्ट्रेशन पर। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी झारखंड के चुनाव चल रहे थे, झारखंड के चुनाव के दौरान इन्होंने बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर ने झारखंड में एक पीआईएल दाखिल की जिसमें कहा गया कि झारखंड के संथल परगना में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन कम हो रही है वो बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मेनली उसकी वजह से, ये पीआईएल में कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एफिडेविट दिया झारखंड हाई कोर्ट में और वो एफिडेविट जो है 14 सितंबर 2024 में पूरी खबर द हिंदू में छपी और उसमें कहा गया कि वहां पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके 3 कारण बताए गए। पहला, ड्यू टू आउटवर्ड माइग्रेशन, दूसरा लो चाइल्ड बर्थ रेट अमंग ट्राइबल्स और तीसरा कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। और केंद्र सरकार ने भी अनुराग जी ये माना कि एग्जिस्टिंग लॉज में जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाकर ट्राइबल कम्युनिटी से लैंड ट्रांसफर कराई गई, लेकिन उसमें बाद में ऐड किया गया कि इसमें बांग्लादेश इमिग्रेंट्स का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी वही रिटोरिक, बार बार वही रिटोरिक, लाउड स्पीकर, अजान, नकाब, जिहाद। अरे कब आप उत्तर प्रदेश में अनुराग जी नौकरियों की बात नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, लाउड स्पीकर जब सरकार कहती है तो केवल मस्जिद टारगेट पर नहीं होते, मंदिर भी टारगेट पर होते हैं, गुरुद्वारे भी टारगेट पर होते हैं। एक छोटा जवाब अब मैं आपके नहीं ठीक बात है फराज किदवई साहब के सवाल पर मैं के शर्मा जी का जवाब जरूर लेना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल, मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। देखिए, आपके करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अनुराग जी, और मैंने जो प्रारंभिक अपना बयान दिया और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया, मैंने क्या बयान दिया उससे समझ गए होंगे कि किसकी मानसिकता किस लेवल की है। मैंने समान भाव की बात की, मैंने कानून व्यवस्था की बात की, मैंने ये कहा कि सभी धर्मों के ऊपर की बात की गई है। उसी दिन जो है होली है, उसी दिन नमाज भी है, उसकी व्यवस्था प्रिकॉशंस लेने की बात की गई, सारी व्यवस्थाओं की बात की गई। इसमें किसी को व्यक्तिगत किसी धर्म विशेष से नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समाजवादी प्रवक्ता का बयान कैसे आया? मुसलमान से चालू हुए। अरे मुल्लाओं के चमचों, समाजवादियों, हौसला रखो। मुल्ला शब्द गलत नहीं है। मुसलमानों के चमचों, मुसलमानों के चमचों, याद रखो, मुसलमान 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 करते हुए साफ हो जाओगे। मैंने कहा था राजनीतिक कब्र खुदेगी तुम्हारी, और खुद गई संभल में। राजनीतिक कब्र कूद चुकी है, अब केवल दफन होना बाकी हो राजनीतिक रूप से, वो भी दफन हो जाओगे। ये मुसलमान करते। मैंने उस दिन समझाया अभी भी कि वो कट्टरपंथी नेताओं की भाषाओं पर ये युवा मैं बताता हूं, कोई सामान्य मुसलमान इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन ये कट्टरपंथी नेताओं के बातों पर आके ये युवा मुसलमान इस तरह भटक कर ऐसे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजवादियों, ये याद रखो, जितना जितना मुसलमान करोगे मुसलमानों को उतना ही बर्बादी के चक्कर पे चले जाओगे। क्या है? उतना ही चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। के शर्मा मुसलमानों कानून अपना काम करेगा। अरे हम कब मना कर रहे हैं? मुताबिक फराज किदवई ने जिक्र किया। 7 सालों में क्यों नहीं काम कर पाए आप? मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया था आपको, मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया था, लेकिन इन्होंने जैसे मुसलमान रोहिंग्या चालू किया, ईद आती है, मैंने बता दिया इनको। याद आता है। आप इस पालन महोदय, आपको कुछ नहीं पता। आप ही लोगों ने पूरे मुस्लिम समाज को डुबा दिया है, गरीबी के नर्क में डाल दिया है आप लोगों ने, गर्त में गिरा दिया है आप लोगों ने, अनपढ़ बना के छोड़ दिया है मुसलमानों को। उसके अंदर आप मुसलमानों के सबसे बड़े दिखाता है, मुसलमानों के सबसे बड़े को
तो ये आपने स्कॉलर 25 और 26 का बजट पेश किया, उसमें क्या दिया? ये हमारे समझने के लिए काफी है। सबसे बड़े अपराधी है। ठीक है, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल बेचारे ना बीजेपी से हैं और ना समाजवादी पार्टी से, उनका एक रिएक्शन लेता हूं। विनोद बंसल जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम जो है हमेशा बीजेपी के टारगेट पर रहते हैं। असादी साहब कह रहे हैं कि रमजान आते हैं लाउड स्पीकर याद आता है। के शर्मा कह रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी नेता हैं जो मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं, वरना आदेश तो सभी धर्मों के लिए लागू है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन भड़का रहा है, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, किसके टारगेट पर है मुसलमान? अनुराग जी, बड़ी स्पष्ट बात है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ी लिखी भाषा को समझते हैं और जो लोग राजनीति करते हैं वो राजनीतिक भाषा को समझते हैं। लेकिन हाँ, मैं के शर्मा जी से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कुछ शब्दों में सुधार करें कि सभी धर्म नहीं कहें। धर्म तो एक ही है, बाकी सब मजहब है, रिलीजन कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो धर्म विशेष की बात करने के बजाय सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुसलमान ही ऑब्जेक्शन करते हैं। तीसरी बात ही मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो कानून बना है, अगर कानून में कोई खामियां आपको नजर आती हैं, आपको लगता है मुसलमानों के प्रति डिस्पैरिटी हो रही है, तो यू गो टू द कोर्ट। अब यहाँ अनावश्यक रूप से जो मुस्लिम यूथ को भड़का करके बरगला करके पत्थरबाज बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों उनको जन्नत की राह दिखा रहे हो भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो नियम है क्या हिंदुओं पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, बीच में चिल्ला पड़े यार। देखो अनुराग जी इनको बोलिए जरा, थोड़ा धैर्य रखें। इनकी बात पर उन्हें आपत्ति है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। अपनी जबान को विराम लगाइए। बोलिए बंसल जी, बात कर। नहीं, देखिए, मैंने गलत नहीं बोला। कम से मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं कहना चाहूँ, देखिए जो नियम बनाया है वो मंदिरों पर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है, मुसलमानों पर भी लागू होता है, इस पैनलिस्ट पर भी लागू होता है, फिल्म इंडस्ट्री पर भी लागू होता है और टीवी चैनल पर भी लागू होता है। तो आखिरकार बाकी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ वो गोल टोपी और हरा गमछा और ओछा पजामा भी ऑब्जेक्शन। अरे हमने कभी इतराज करा? क्योंकि चोर की दाढ़ी में हमने इतराज करा? चोर की दाढ़ी में आप विनोद बंसल जी, मुझे बताइए ना, अभी क्यों इतराज कर रहे हैं? हमने करा क्या? क्यों इतराज कर रहे हैं? अरे हमने मैं बीच में नहीं बोला था आपके बीच में, वो धार्मिक अधिकार है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिरकार देखिए, जब भी कोई अच्छा पहल होती है तो आप बीच में कूद पड़ते हैं। नहीं, सरकार की तरफ से पहलो या डिबेट की पहलो, अच्छी बात को सुनना, स्वीकार करना आपका लगता है मजहबी जुनून बन गया है। अच्छी बातों को नकारना, अच्छी बात का विरोध करना, अच्छी बात का विरोध करना और हमेशा हर चीज पर तलवार लेकर खड़े हो जाना, बन जाना, ये आपका एक डीएनए बन गया। कम से कम सफेद दाढ़ी का तो ख्याल रखो साहब, हमने मना करा है। सफेद दाढ़ी का तो ख्याल करो अपने मुस्लिम यूथ को। क्यों बार उनको बेहतर दिखा करके क्यों उनके पद का बढ़ावा दे रहे हो? आप मुझे बताइए, कानून का पालन आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, आपको लगता है क्या? जब आपको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का उल्लंघन करके आप कानून निष्पक्ष होकर अपना काम करे, हम स्वागत करेंगे उस काम का, उस दिन का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे तो विरोध क्यों कर रहे हो? स्वागत करेंगे तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, भारत बदल गया है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, अरे भाई आप आपस में बात कर रहे हैं भाई, ये डिबेट है, यहाँ सभी को बोलने का मौका दीजिए, सभी गणमान्य हैं। आचार्य विक्रमादित्य, जब मुसलमान भाई तैयार हैं, जब मुसलमान धर्मगुरु तैयार हैं कि हाँ ठीक है, मानक से ज्यादा अगर लाउड स्पीकर की आवाज पाई जाती है तो उसे वो डेसिबल कम भी करने को तैयार है, और अगर नहीं करते हैं तो लाउड स्पीकर उतरवाने को भी तैयार है और उतरवाए भी हैं। फिर ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? जबकि सभी धर्मों पर कानून लागू होता है, आदेश लागू होता है, तो फिर ये अचानक से क्यों मुसलमान युवा निकल आए, कहने लगे कि हमें मौत उतनी प्यारी है जितनी तुम्हें जिंदगी, अजान तुम रोक नहीं पाओगे? इस तरीके की नौबत क्यों आई? आपके सामने कौन विरोध कर रहा है? एक वास्तविक तौर पे बीमारी आज की नहीं है। कबीर ने लिखा था, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, तापर चढ़ के मुल्ला बाग दे के बहरा हुआ खुदा। यानी यहाँ से 500 साल पहले कबीर साहब ने भी बीमारी के बारे में बात की थी। और यहाँ वास्तविक तौर पे समस्या क्या है? ये बहुत पुरानी बीमारी है, बार बार वो दुम जो है ना सीधी होती नहीं है, और कुछ ना कुछ बात रूल बनता है, उसके बाद फिर वही टेढ़ी हो जाती है। और वही समस्या है जो आज आपने बयान दिखाए, ये वही बयान है जो वही दिखा रहे हैं कि फिर वही इस्लाम खतरे में आ रहा है। अगर इस्लाम पे खतरा, इस्लाम पे खतरा, मुझे बताइए सऊदी, अरे सुन लो 2 मिनट, अरे बहुत पॉलिटिक्स कर चुके हैं, अरे आपके लिए सऊदी के अंदर एक जगह अजान इस प्रकार से नहीं होती, किसी भी मुस्लिम कंट्री में अजान इस प्रकार से नहीं होती। आपने बैन लगा दिया, अरे जाके देख के नहीं आए ना, आप जाके देख के आओ।
इराक में होती है, ईरान में होती है, दुबई में होती है, शारजा में होती है, इस तरह से नहीं होती। मस्कत में होती इतना है। डेसिमल साउंड बना के तय मानकों के हिसाब से मैं कह रहा हूं अगर किसी को शक हो ना मेरे आश्रम पे आ जाओ, मैं किसी को शक हो मेरे आश्रम पे आ जाओ, आसादी साहब को बुला रहा हूं, आप भी आ जाओ और आप भी ले आओ कैमरा बन के, शाम की नमाज, सुबह की नमाज और सूर्यास्त होने के बाद की नमाज। मैं कह रहा हूं कान ना फूट जाए तो बात रही। दिल्ली के अंदर मैं दावा कर रहा हूं कान ना फूट जाए, 18 मस्जिदें मेरे आश्रम के आसपास, और जो लाउड स्पीकर फुल स्पीड पर चलता है, आप समझ नहीं सकते। दिल्ली के अंदर ऐसा भयावह स्थिति थी, आप वालों ने क्या सरपरस्ती दे रखी थी, क्या समझा नहीं सकते। इतिहास हो गया। मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर, अरे दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूं दिल्ली का दावा कर रहा हूं, गलत बोलूं तो बात रही, गलत बोले तो मैं कह रहा हूं मुझे अंदर करवा देना, दावा दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखो ना पढ़े लिखे को हाथ मांगने को फारसी क्या भाई, जाके देख लो ना। चलो अभी चलो, अभी 1 घंटे में नमाज होने वाली है, 1 घंटे बाद नमाज होने वाली है। 18 मस्जिदों के लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में खोल दिए जाते हैं, कोई डेसिबल का वहां फर्क नहीं है। ये तो प्रशासन की नाकामी हुई। अगर तय मानकों से ज्यादा डेसिबल में लाउड स्पीकर दिल्ली में बज रहे थे तो ये तो प्रशासन की नाकामी हुई। आचार्य विक्रमादित्य, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है। डिबेट में भी एक डेसिबल तय करना पड़ेगा, डिबेट में भी आवाज का एक डेसिबल तय करना पड़ेगा। अंदर से बोला वो कुड़ करे जा रहा है, ठीक है, आ जाते। अच्छा आराम से अरे नहीं आराम से, आचार्य जी आराम से, वरना मुझे भी इस डिबेट के लिए आवाज का एक तय मानक करना पड़ेगा, डेसिबल तय करना पड़ेगा। जुनैद खान साहब के पास चलते हैं। जुनैद खान साहब, जब दिक्कत किसी को नहीं है किसी भी कानून से, किसी भी आदेश से, तो फिर दिक्कत पैदा कर कौन रहा है? देखिए, दिक्कत किसी को नहीं है कानून से, लेकिन दिक्कत पैदा कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया। इनको अपनी जनता को अपील करने के लिए समय समय पर मुल्ला कटमुल्ला जैसे बयान दे करके अजान पर और रोहिंग्या पर 10 साल से या 11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है और लगभग 8 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उस सब चीजों के बावजूद भी अगर जिसको हाथ में सत्ता और ताकत है, अगर उसको बयान देने पड़ रहे हैं बजाय इसके कि वो उस चीज को अमल में ला करके जो कमियां हैं उसको दूर करें, वो सिर्फ जनता के कमियां दूर करने के लिए ही तो आदेश लाया गया है। रोहिंग्या को अपने घर में, मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, यहां पर तमाम दौर अभी खबर आई थी यूपी के अंदर कि वहां मस्जिद के अंदर जॉर्डन से आए हुए आतंकवादी छुपा के रखे हुए थे। पकड़े गए नहीं पकड़े गए, हर जगह अपनी सरपरस्ती में छुपा के रखे गए। सबूत क्या करेंगे? ठीक है। अरे भाई जुनैद खान की बात, अरे जुनैद खान को तो बोलने दीजिए। अरे भाई आप जुनैद खान को बोलने दीजिए। जुनैद खान को आकर बयान देना चाहिए कि हम रोहिंग्या को रोकेंगे और लाउड स्पीकर उतरवाएंगे इन्हें। ये इससे मांग किससे कर रहे हैं? सारी ताकत तो इनके पास खुद है, ये रोके जो करना चाहते हैं। ये बयान बात पे 6-6 महीने पर क्यों देते हैं? के शर्मा, सरकार आपकी है, कानून आपका है, तो फिर दिक्कत जो हो रही है उसको रेक्टिफाई करके उसे दूर भी तो आप ही करेंगे। जी यही तो किया गया। अब जुनैद खान साहब को यहाँ कुछ बिना पढ़े लिखे आ गए तो मैं क्या करूँ? जुनैद खान साहब को ये नहीं पता है कि कानून जो है, कानून की व्यवस्था जो होती है उसको हमेशा रिव्यू किया जाता है हर 4 महीने 6 महीने। अभी इस समय जो स्थिति है कि महाशिवरात्रि का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, चैत्र नवरात्रि है, रामनवमी है, रमजान है, नवरोज़ा है, मतलब आप कितने त्यौहार एक साथ आ रहे हैं और दोनों धर्म के, दोनों समुदाय के। मैं ये आश्चर्यचकित हूँ कि आप कानून व्यवस्था को रिव्यू करते हैं तो उसमें सारे डायरेक्शंस देते हैं ना कि इस चीज़ को चेक कर लीजिए, इसको चेक कीजिए, ये चेक कीजिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, धार्मिक जुलूस शांतिपूर्वक निकले। ये तो एक मुखिया का कर्तव्य होता है, योगी जी का कर्तव्य है और उनको ये कहना ही चाहिए। नहीं कहेंगे तो कैसे होगा? कैसे प्रशासन की व्यवस्था को और अच्छा किया जाएगा? लेकिन इनकी समस्या है कि जैसे ही आएगा इस तरह का विषय, इनका आते ही ये अपना धर्म मुसलमान चालू हो जाते हैं, क्योंकि इनको देश की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इनको वहां कैसे दंगा हो, फसाद हो, अराजकता हो। मैं कह रहा हूं ये सब समाजवादियों के ये पिट्ठू हैं।
समाजवादी पार्टी ऐसे जो है नेताओं को पालती है मुस्लिम धर्म में कि जिससे वहां पर अभी संभल का मामला निकल रहा है ना, आज ही रिपोर्ट आई है, देखिए कौन निकल रहा है उसमें, उसके रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, कौन उसमें सातिर गैंगस्टर है और किससे जुड़ा हुआ है और क्या किया संभल के अंदर, कैसे दंगा करवाने की साजिश थी। आज रिपोर्ट बाहर आ रहे हैं, ये समाजवादियों का असली चेहरा निकल के आ रहा है। और समाजवादी प्रवक्ता अभी इस्तीफा मांग रहे थे। अरे जनता जनाब, 2017 में देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपसे इस्तीफा ले लिया है। 8 साल हो गए हैं, वापस नहीं लौट पा रहे हैं। जितने चुनाव हो रहे हैं सब में लगातार चुनाव हार रहे हैं। सेमीफाइनल कहते थे 9 चुनाव, 10 उपचुनाव को 8 हम जीत गए, 2 में आप आए। तो ये जनता आपसे इस्तीफा ले रही है। क्यों अनुराग जी को कह रहे हैं, क्यों योगी जी को कह रहे हैं? जनता ने ले लिया आपसे। अब बैठिए चल के किनारे, ताली बजाइए और ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने संभल के समय कहा था, फराज किदवई साहब, संभल की खुदाई अपनी राजनीतिक कब्र को बुलाएंगे, संभल को दफन हो जाओगे। अरे अभी संभल खत्म कहा हुआ है और दफन हो जाएंगे। बुलाना क्या है इसमें संभल को? नहीं, अरे असादे साहब, अगर रिपोर्ट में जांच में तो आ तो रही, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए महाकुंभ का आह्वान बंद कर दीजिए, वरना समाप्त हो जाओगे राजनीतिक रूप। क्या करेंगे? कितनी क्रांत बुलाई है हाईकोर्ट ने आपको? देश का हिंदू, आप भूल गए हो, देश का सनातनी को गाली देकर। अरे कौन दे रहा है सनातनी को? लगता हिंदू भाई। चलिए फराज किदवई साहब से जवाब ले लेता हूँ। आप बताइए ना, कुशीनगर में क्या हुआ है आपके साथ? संभल में समाजवादी पार्टी, अरे अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मौलाना साहब आपको सारे नगर की कहानी सुनाएंगे। ठीक है, नहीं कुशीनगर, अच्छा फराज किदवई साहब, मदनी मस्जिद की भी सुना। अच्छा ठीक है, फराज किदवई साहब, संभल की जांच में, अरे रुकिए आजादी साहब, संभल की जांच में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद का कनेक्शन सामने आ रहा है, उसका जिक्र करते हुए, उसका हवाला देते हुए अपनी बात को और पुख्ता कर रहे हैं के शर्मा कि ये सब जो कुछ मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम है, ये समाजवादी पार्टी के नेता करवाते हैं और यही इस बार भी करवा रहे हैं। अब क्योंकि आपने अनुराग जी के शर्मा जी का नाम ले लिया है, देखिए हमारे भाई हैं, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया के शर्मा जी शुरू हो गए। एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनकी 6 महीने पहले की डिबेट सुनिए और अभी की डिबेट सुनिए। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अभी कुछ नहीं कहा उन्होंने, मुझे आपकी हैसियत भी पता है, ये आप चिंता मत। अरे के शर्मा जी, अभी ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा। आपकी पीटी में कुछ भी कहते रहिए आप। फराज किदवई बोलिए। अनुराग जी क्या है कि आपकी पीटी में कुछ भी कहते रहिए। अच्छा आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत आएंगे तो संभल के रहिए। नहीं, अभी सिर्फ उन्होंने आपका नाम लिया है, व्यक्तिगत कुछ आपत्तिजनक नहीं बोला, आपत्तिजनक नहीं बोला। बड़े सभ्य हैं फराज किदवई साहब, फराज किदवई साहब बड़े सभ्य सुसंस्कृत आदमी हैं, मैं जानता हूं उनको। वो इस तरीके की भाषा शैली और शब्द नहीं, वो इस्तीफा मांगना, अरे वो उन्होंने चुटकी ली थी भाई, उनके कहने से कौन सा मैं इस्तीफा दे रहा हूं और कौन सा वो मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवा लेंगे। अच्छा ठीक है, फराज किदवई साहब, सपने में आ रहा है। अनुराग जी देखिए, के शर्मा जी से सच में हम लोग बहुत डरते हैं और बीजेपी के सारे लोगों से डरते हैं कि पता नहीं लोग जैसे भी बोल रहे हैं ना कि ये क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। तो लेकिन अनुराग जी सुनिए, ऑन अ सीरियस नोट, अच्छा के जी सुन लीजिए, समय कम है, सुन लीजिए, सुनिए। अभी इन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए। बीजेपी लीडर ब्रदर अमंग 3 बुक गैंग रेप इन बरेली, अभिनेत्री के यौन शोषण के आरोप में सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष, सुनते जाइएगा, बीजेपी लीडर बुक फॉर रेप ऑफ दलित गर्ल। मुलायम सिंह जी ने क्या बोला? हम आज सुनाऊं, अभी दलित गर्ल, अभी जो है चुनाव में दलित महिला की हत्या हो गई बीजेपी को वोट देने के नाम पर। अनुराग जी आप हम डिबेट से भटक रहे हैं। नहीं, डिबेट से भटक रहे हैं फराज किदवई साहब, लाउड स्पीकर पर और रोहिंग्या और घुसपैठियों पर ही रहिए, हम डिबेट से भटक रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, लाउड स्पीकर और रोहिंग्या पर हम लोग थे, ये संभल लेकर के चले गए और हमारी पार्टी के नेता लोगों के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए, तो हम भी बोलेंगे ना कि आपकी पार्टी के नेता लोग उन्होंने मुस्लिमों को भड़काने का आरोप आपकी पार्टी पर लगाया है। आप जो रेफरेंसेस दे रहे हैं उसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। बोलिए। हाँ, तो संभल का भी रेफरेंस इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं था। खैर, अभी मैं आपको 4 जनवरी की एक खबर बताता हूं। लखनऊ की मेयर साहिबा बोल रही थी कि एक सर्वे हुआ है जिसमें 2 लाख रोहिंग्या लखनऊ में आ गए हैं।
अब मेयर साहिबा ने पता नहीं किस सर्वे की बात की, और अगर 2 लाख रोहिंग्या लखनऊ में आ गए तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मेयर साहिबा दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा जी कहते हैं कि उनको इस नंबर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब कुछ भी अंडसंड बोलेंगे ये लोग, अनुराग जी, कुछ मतलब लखनऊ की मेयर ये बोल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि आप लाउड स्पीकर बंद करवाइए, बिल्कुल बंद करवाइए, क्योंकि जो चीज पब्लिक हेल्थ के खिलाफ है उसका हम समर्थन करते हैं। ठीक है, चाहे वो शादियों में कान फूट जाते हैं। मौलाना साहब से पूछ लीजिए भाई अच्छा साहब, मौलाना साहब अरे वो सहमत है, वो तो कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए, मौलाना साहब से पूछ लीजिए। मुझे केके जी से इसका जवाब भी लेना। नहीं, मौलाना साहब से पूछ लीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं कि कोई नॉइज पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नहीं अजान देना उनका जन्म का अधिकार है, मानकों के हिसाब से डेसिबल है तो फिर काय का नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, फराज कित भाई साहब बात खत्म कीजिए। जी अनुराग जी, तो मैं फिर से ये बोल रहा हूं, किसी भी धार्मिक स्थल पर या सड़क पर बारात जाते टाइम या बारात जाते टाइम जो जाम लगते हैं और जबरदस्त म्यूजिक होता है, सीनियर सिटीजन्स को के कान फटने लगते हैं, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर के अलावा भी के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का मानना है कि न केवल मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए लखनऊ की, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी सरकार में अगर इतने तादाद में रोहिंग्या और घुसपैठिए आ रहे हैं तो। नहीं, मुझे तो देखो आज मुझे लग रहा है कि इस्तीफा का इन्होंने कोई जमाल घोटा पी लिया है। बार बार इस्तीफा 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 चल रहे हैं। बेचारे 2017 में जनता ने इस्तीफा ले लिया, तब से भारी परेशान है। अब मैं एक सुझाव का समर्थन करता हूँ इनकी बात का। कहीं पर शादी ब्याह में इस तरह के रोडों पे बसते हैं, बिल्कुल इसमें कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल लगाने की पूरी कोशिश भी है, होना चाहिए। जहाँ तक रोहिंग्याओं का प्रश्न है अनुराग जी, मैं नहीं समझता था, मैं समझता था फिराज केदवई साहब कुछ अच्छे पुस्तक पीछे लगा के डिबेट करते हैं एक बड़े विद्वान की तरह। तो इतना भी अनुभव इनको ज्ञान होना चाहिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा आज का नहीं है केदवई साहब। 1971 याद है आपको, इंदिरा गांधी का शासनकाल, जिसके आज गलबैयां लगा के जिस कांग्रेस के साथ आप चल रहे हैं, ये उनके जमाने का मसला है। राहुल उसका IMDT एक्ट पता है आपको किस सन में बना था, कब बनाया गया था? 1982। ये आज का नहीं है। ठीक है, और इस बांग्लादेशी घुसपैठ के संदर्भ में ये उस समय के रोहिंग्या और घुसपैठ का मुद्दा वाकई में गंभीर है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इस पर एक राय रखनी चाहिए। मुलायम सिंह इस विषय पे बयान दे चुके हैं। और रही लाउड स्पीकर की बात, तो तय मानकों के हिसाब से डेसिबल पर किसी को भी आपत्ति नहीं है, किसी भी धर्म को। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी नोट के साथ मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज ताल ठोक के में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।